नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रिक्स के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ब्रिक्स को उन्होंने अटेंड किया है और यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगले साल यानी कि 2026 में जब आप देखोगे भारत जो है ब्रिक्स का जो है सम्मेलन करवाएगा, होस्ट नेशन होगा, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम ब्रिक्स को जो है एक नया फॉर्म, एक नया आकार जो है देने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरीके से G20 का सम्मेलन जो भारत में हुआ था उसमें आपने देखा कि भारत ने नए नए एक्सपेरिमेंट के नए नए चीजों को क्या किया, ऐड कराने का प्रयास किया। अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर ऐड कराने का प्रयास किया गया और वो आगे चल करके हुआ भी। तो आप देखोगे उसी तरीके से भारत का ये कहना है कि जब अगले साल भारत क्या करेगा, ब्रिक्स देशों का जो समिट है उसको होस्ट करेगा, तो यहां पर भारत कुछ नया करने का प्रयास करेगा। तो इंडिया विल गिव अ न्यू फॉर्म टू ब्रिक्स ग्रुपिंग इन 2026। यहां पर ग्लोबल साउथ को लेकर के आप देखोगे बहुत सारी बातें आपको सुनने में आएंगी, है ना। क्योंकि इस बार का जो ब्रिक्स का मीटिंग है उसका जो फोकस भी है वो ग्लोबल साउथ पर था। तो इसके अलावा हम लोग जो है आज के सेशन में ब्रिक्स क्या है इसको लेकर के भी डिस्कशन करेंगे कि ब्रिक्स कैसे बना, वो कैसे शेप में आया, ब्रिक्स का निर्माण क्यों किया गया और किस तरीके से ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ हमें यह ध्यान में रखना है कि ब्राजील में अभी जो ब्रिक्स की बैठक हुई है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। तो इन सभी पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखोगे कि सेशन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो आप देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया गिव प्रायोरिटी टू द इशू ऑफ द ग्लोबल साउथ ड्यूरिंग लीडरशिप ऑफ G20, है ना। G20 की मीटिंग में भी आप देखोगे भारत ने जो ग्लोबल साउथ के देश हैं और वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी में फेस कर रहे हो या बाकी चीजों में फेस कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से भारत ने सामने लाने का प्रयास किया है, उसी तरीके से आप देखोगे कि जब ब्रिक्स का जब क्या होगा, बैठक होगा भारत में, तो भारत इसको जो है एक नया फॉर्म देने का प्रयास करेगा। तो ये सारी बातें आपके सामने है ना। और आप देखोगे व्हाई इट इज इन न्यूज, हम लोगों ने अभी बात कर ली कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो 17वां ब्रिक्स का जो समिट हुआ है उसमें उन्होंने भाग लिया है। और सबको पता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मीटिंग है वो कहां पर हुई है, तो रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुई है। हम लोग इस पर कई हमारे पिछले जो दो वीडियो हैं वो कहीं ना किसी पीएम की इसी यात्रा से जुड़ा हुआ है। उन दो वीडियो को भी आपको जरूर यहां पर देख लेना है। अच्छा, जैसे मैंने थीम की बात की थी, जो 17वां हमारा ब्रिक्स का जो बैठक हो रहा है उसका फोकस ग्लोबल साउथ है। वो क्यों है? क्योंकि ग्लोबल साउथ को फोकस करके आप देखोगे इसका थीम भी है। तो थीम क्या था ये भी आप ध्यान रखोगे। जो 17th ब्रिक्स समिट जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने शिरकत की है, भाग लिया है, उसका थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ, कॉपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसको याद रखिएगा, है कि नहीं, क्या है ना। विषय क्या था? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। यानी कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके बीच में जो कॉपरेशन है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। ग्लोबल साउथ क्या है? पिछला वीडियो में मैंने आपको ग्लोबल साउथ के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, तो उसको भी आपको जरूर जो है देख लेना है, जो भारत और घाना के रिलेशनशिप के ऊपर, है ना, हमने बनाया था। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 2026 में जो है आप देखोगे जो ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है आप देखोगे वो भारत को मिला है। और 18वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो भारत में होगा 2026 में। और इसी को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिर ब्रिक्स है क्या और इस बार के ब्रिक्स के सम्मेलन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको ध्यान में रखना है। हमारा ऑफलाइन पटना सेंटर, और वहां पर आप देखोगे कि 15 जुलाई से जो है यूपीएससी का नया बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो फीस में आपको 35% तक का ऑफ दिया जाएगा। तो टाइमिंग और डेट आपको ध्यान रखना है, 15 जुलाई हमारा सेंटर जो कि पटना में है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और न्यूज है जो कि आपको ध्यान रखने हैं।
हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है, अगर आप उसको विजिट करते हैं तो कई सारे ऐसे फीचर्स हैं वहां पर अवेलेबल हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो मैगजीन और उसके नोट्स, मैगजीन जो मंथली हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है वो वहां पर दिया गया है। जो आप देखोगे पीवाईक्यू है वो वहां पर दिया रहता है। अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ हैं वो वहां पर रहते हैं। जो भी हमारा ये सारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है टेस्ट। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे हमारे द्वारा प्री और मेंस दोनों के दोनों टेस्ट सीरीज शुरू किए जा चुके हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये टेस्ट सीरीज हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको ज्वाइन करके आप अपने नेक्स्ट ईयर का जो प्रिपरेशन है उसको और आगे अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आते हैं हम अपने न्यूज की तरफ। तो हम बात कर रहे थे ब्रिक्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक चीजें हैं जिसको कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इस बार का जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, 17th ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है, आप देखोगे कि उसमें दो प्रायोरिटीज जो हैं और वो हमेशा से रहते हैं। जब भी ब्रिक्स का कोई सम्मेलन होता है तो इन दो चीजों को प्रायोरिटी में रखा जाता है और वो क्या है? फर्स्ट क्या है कि ग्लोबल साउथ कॉपरेशन। तो 17th ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ ब्राजील में, उसमें फोकस आप सभी जानते हैं किस पर था? ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में कॉपरेशन को क्या करना, बढ़ावा देने पर था। दूसरा कि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो 17th ब्रिक्स समिट हुआ है उसका जो टू जो मेजर प्रायोरिटी था वो किस पर था? प्रायोरिटी किस पर था? तो आपको ध्यान रखना है। पहला मैंने क्या बताया? ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फर्स्ट। और सेकंड क्या है कि ब्रिक्स देशों के बीच में सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को क्या करना, उसमें कॉपरेशन को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पीपीटी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफी डिटेल पीपीटी में बनाता हूं, आपके लिए काम का होता है। ठीक है ना, ये चीजें। और इसके अलावा अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, अगर हम 17th ब्रिक्स समिट के प्रायोरिटी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी क्या था। ये तो हमारे टू, इन सभी प्रायोरिटी में टू मेजर प्रायोरिटी, लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे कुछ प्रायोरिटी सेट किए गए थे 17th ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। जिसमें पहला तो हमने देख ही लिया, ग्लोबल हेल्थ कॉपरेशन, यानी कि जो वैश्विक स्वास्थ्य है उसमें सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। दूसरा क्या है? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है ना। तो व्यापार, निवेश और वित्त को बढ़ावा देना। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत करना, जलवायु परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो हर समिट में आप देखोगे सामने आता है और इस पर कॉपरेशन को लेकर के बातचीत चल रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस को क्या करना, बढ़ावा देना, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन को क्या करना, बढ़ावा देना। ई क्या है? promote a global reforms of the multilateral peace system and security architecture। बहुत इंपॉर्टेंट है ई वाला। promote a global reforms of the multilateral peace system and security architecture। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि इजराइल और हमास का वॉर, इसके आगे चल करके आप देखोगे ईरान और इजराइल के बीच में वॉर, इसमें अमेरिका तक उतरना पड़ा। तो पूरे विश्व में आप देखोगे जो सिचुएशन है वो काफी वोलाटाइल है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के यहाँ पर जो बहुपक्षीय शांति प्रणाली है उसको मजबूत करना है ना। क्या बोला जा रहा है? मल्टीलेटरल पीस सिस्टम, जैसे यूएन है या फिर बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको शक्तिशाली बनाना, ताकि दुनिया में जो झगड़े हो रहे हैं उसको हम क्या कर सके, रोक सके, या फिर शांतिपूर्ण उसका क्या कर सके, समाधान निकाल सके। तो इसको लेकर के काम करना। ठीक है ना। और क्या है एफ में? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना। तो संस्थागत विकास, इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया को यूनिपोलर होने से बचाना। दुनिया क्या होनी चाहिए? मल्टीपोलर होनी चाहिए। मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है? पावर सेंटर जो है, जैसे हमें यूएस है, तो आज आप देखोगे दुनिया की सारी जो ग्लोबल राजनीति है ना, भू राजनीति है, वो अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरा का पूरा जो पावर सेंटर वो कौन है? यूएसए बना हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास क्या है कि
जो दुनिया है वो मल्टीपोलर होनी चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका सबसे स्ट्रांग देश और वही पूरी की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स उसको क्या करे, कंट्रोल कर, नहीं। यहाँ पर स्ट्रांग होने चाहिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, है ना, और उसी को यहाँ पर बात की जा रही है। क्या बोला जा रहा है? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब जो भी हमारे WTO से लेकर के UN से लेकर के जो वैश्विक हमारे क्या है संगठन है, उनको ज्यादा ताकतवर बनाना, ना कि किसी देश को ताकतवर बनाना जो अपने हितों को लेकर के क्या करता हो, काम करता हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा तो मैंने प्रायोरिटी पर आपसे बातचीत कर ली है ना। ये प्रायोरिटीज को अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे, और टू जो मेन प्रायोरिटी है इस बार का, उसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ओके, कहीं भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की, तो थोड़ा सा मैं ब्रिक्स का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये ब्रिक्स प्लेटफॉर्म कैसे सामने आया, कैसे इसकी आधारशिला रखी गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आज का ब्रिक्स है वो पहले ब्रिक हुआ करता था ना, BRIC, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। अच्छा, ये चार देश ऐसे थे जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आप देखोगे काफी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं थी, और इसी की इन्हीं इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं को देखते हुए एक जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे कि जो है छापा गया। और यहां पर यह बताया गया था कि किस तरीके से ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, है ना, 21वीं शताब्दी में आप देखोगे जो शुरुआत हो रही है, 20वीं शताब्दी का अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत, 21वीं शताब्दी में किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्या करेंगे, लीड करेंगे। ये एक इमर्जिंग क्या है, इकोनॉमीज हैं, और आने वाला समय इन चार देशों का होने वाला है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में ये काफी तेजी से क्या करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं। और इसी फ्यूचर को देखते हुए, इसी प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए आप देखोगे कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम क्या था, जिम ओ'नील, उन्होंने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट छापी जिसका नाम क्या था, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स, BRICS। तो पहली बार उन्होंने इन चार देशों को मिलाकर के एक नया नाम दिया, ब्रिक। और यहां पर वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना 21वीं शताब्दी में आप देखोगे पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को क्या करने वाले हैं, लीड करने वाले हैं। तो इसी को लेकर के आप देखोगे जो रिपोर्ट आया, और वहीं पर सबसे पहली बार इन चार उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच में कॉपरेशन को लेकर के क्या हुआ, बात सामने आई। और वहीं पर सबसे पहले जो है इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ब्रिक नाम दिया गया। तो नाम याद रखिएगा, ब्रिटिश जो इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिम ओ नील, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। तो पूरी दुनिया का भी नजर इन देशों पर गया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ग्रुपिंग की, तो याद रखिएगा कि जो तीन देश के जो है ना मीटिंग हुई थी नेताओं की, खास करके विदेश मंत्रियों की, और वो तीन देश कौन कौन से हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। आप देखोगे G8 का जो आउटरीच समिट था उसमें इन तीनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, भारत के प्रधानमंत्री हैं, चाइना के जो है प्रेसिडेंट हैं, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन तीनों की क्या हुई, यहां पर मुलाकात हुई। और कब हुआ, जब G8 की मीटिंग हुई थी, कहां पर, सेंट पीटर्सबर्ग में, है ना, 2006 में। तो G8 उस समय हुआ करता था, G7 क्या होता था उस समय, G8। तो G8 का जो आउटरीच समिट था, मतलब G8 के अलावा जो बाकी देशों को जो बुलाया जाता है, G7 के देशों के, G8 के देशों के साथ क्या करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, G8 आउटरीच समिट। अभी अभी मैंने हम लोगों ने G7 के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी हमने देखा था कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, G7 आउटरीच समिट उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच समिट के दौरान 2006 में इन तीन देशों के नेताओं की क्या हुई, बैठक होती है। और वहां से इस ग्रुपिंग को क्या है, एक नया आधार मिलता है कि हम लोग तीन जो हैं मिलकर के क्या करेंगे, आगे चल करके एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे इकोनॉमी में कॉपरेशन करने के लिए। आगे चल करके आप देखोगे कि इसमें ब्राजील, रसिया, है ना, इंडिया और चाइना जो है शामिल होते हैं। और जो पहली मीटिंग जो होती है, देखिए ग्रुप को फॉर्मलाइज करने के लिए 2006 में तो हो गया था कि ये ग्रुप बनेगा, लेकिन आप देखोगे कि 2006 में ही आप देखोगे यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसकी बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में आप देखोगे ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर की क्या होती है, मीटिंग होती है। और वहां पर जो है आप देखोगे, है ना, कि इस ग्रुप की क्या हो जाती है, शुरुआत, ठीक है ना। अभी क्या है, फॉरेन
मिनिस्टर लेवल की क्या हुई है, बैठक हुई है। जो पहला ब्रिक्स समिट है, समिट का मतलब क्या है, राष्ट्राध्यक्षों का क्या समिट, है ना, वो समिट होता है आप देखोगे 2009 में, है ना। 2006 में इस ग्रुप को बनाने को लेकर के सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो समिट लेवल की जो बैठक है, समिट लेवल का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्र के अध्यक्ष है वो क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो आप देखोगे जो ब्रिक्स फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहां पर होता है, रसिया 2009 में, है ना, यक्तेनबर्ग, उसका नाम आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ हिस्ट्री है ब्रिक्स की, यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, खास करके जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, करेंट अफेयर्स वहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये चीजें। तो आप देखोगे कि 2009 में पहला समिट जो है हो गया ब्रिक्स का, और आगे चल करके तो फिर, है ना, रोटेशन वाइज जो आप देखोगे ब्रिक्स समिट होता रहता है। आप देखोगे कि आगे चल करके हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, जो साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल करने को लेकर के 2010 में ही फैसला ले लिया गया था। इस बार भी ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, है ना, न्यूयॉर्क में 2010 में, तो फैसला लिया गया था कि साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और 2011 में जो ब्रिक्स का तीसरा समिट हुआ था उसमें आप देखोगे साउथ अफ्रीका को फॉर्मली क्या किया गया, इसका मेंबर बना लिया गया। और जो ब्रिक हुआ करता था BRIC, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रिक्स में, BRICS, एस फॉर यहां पर क्या है, साउथ अफ्रीका। तो ऐसे बना ब्रिक, कैसे क्या, ब्रिक्स। तो 2011 से साउथ अफ्रीका भी क्या है, इसके बैठक में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप देखोगे उसके बाद से लगातार, है ना, 10-12 वर्षों तक ब्रिक्स के यही 5 देश, है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और क्या, साउथ अफ्रीका, उन्हीं के बीच में बैठक होती थी, उन्हीं के नेताओं के बीच में बैठक होती थी। लेकिन ब्रिक्स के एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि दुनिया में अगर आपका संगठन मजबूत है, बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा देश उसमें शामिल हैं, तो आप देखोगे उस संगठन में शक्ति होती है, वो संगठन अपनी बातें जो है मनवा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी को आधार बना करके जो पहला जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिक्स का, वो कब हुआ, 2024 में, जब इजिप्ट, है ना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई को जो है ब्रिक्स का फुल मेंबरशिप दे दिया गया। और 1 जनवरी 2024 से आप देखोगे ये क्या बन गए, ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर, फुल मेंबरशिप। तो जो ब्रिक्स में 5 देश हुआ करते थे, उसके अलावा आप देखोगे इजिप्ट, इथोपिया, है ना, ईरान और यूएई को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। हालांकि अब मैं आपको आगे बताऊंगा, सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होना चाह रहा था, अर्जेंटीना भी शामिल होना चाहता था, उनके साथ क्या हुआ हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो आपने हाल फिलहाल ही न्यूज पढ़ा होगा कि जनवरी 2025 में जो है इंडोनेशिया क्या बन चुका है, ब्रिक्स का, उन्होंने क्या ले लिया है, फुल मेंबरशिप। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो है ब्रिक्स का जो है क्या हुआ है ना, एक्सपेंशन हुआ है ना। इसके अलावा आप देखोगे बेलारूस है, बोलीविया है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है, वो भी जो है, उनको भी जो है यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा भविष्य में। अभी वो ब्रिक्स के क्या है, पार्टनर कंट्रीज के रूप में स्थापित हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये चीजें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सऊदी अरेबिया को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अभी तक जो है आप देखोगे कि ब्रिक्स के मेंबरशिप को जो है फॉर्मलाइज नहीं किया है, उसकी आज्ञा नहीं दी है। अर्जेंटीना भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन अर्जेंटीना में जब चुनाव हुआ उसके बाद जो उसकी नई सरकार आई, उन्होंने फैसला किया कि वो ब्रिक्स में जो है शामिल नहीं होने वाले हैं। तो इस तरीके से ब्रिक्स का जो है एक्सपेंशन है। याद रखिए करंट अफेयर्स की चीज है, कोई नया देश अगर इसमें जुड़ेगा तो आपको क्या करना होगा, इसको अपडेट करना होगा। इसके अलावा आप देखोगे इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सिग्निफिकेंस। मैंने कहा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन इसलिए किया गया ताकि जो है ब्रिक्स का जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा सके, लोग उसको, उसकी बातों को माने, इसको क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। और यही हुआ। आप देखोगे ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बाद अगर हम देखें तो ब्रिक्स जो है अभी क्या है, एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बन करके सामने आया है। उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि आज का जो ब्रिक्स है वो जो है 49.5% ग्लोबल पॉपुलेशन इन देशों में क्या कर रही है, निवास कर रही है। 49.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव इन दिस कंट्री।
तो आधे जनसंख्या जो है इन देशों में क्या करती है, निवास करती है। अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन देशों के हाथों में है। और अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है कि 26% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड भी जो है ये देश यहां पर करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप बनकर के क्या है, उभरा है। आप देख सकते हो कि सीधे सीधे आप देखोगे यहां पर क्या है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान और यूएई जैसे देशों को है ना इसमें शामिल किया गया। तो सीधी सीधी बात है, आप देखोगे कि ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। तो आप देखोगे पूरी की पूरी दुनिया के ट्रेड से लेकर के एनर्जी से लेकर के जो क्रिटिकल मिनरल्स तक जहां पर पाए जाते हैं उन देशों को यहां पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इंक्लूजन ऑफ ऑयल जायंट्स, मिनरल रिच नेशन इनहेंस द इफेक्टिविटी ऑफ व्हाट, ब्रिक्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आज के टाइम में ब्रिक्स एक छोटी मोटी संस्था नहीं है, बल्कि क्या है, काफी इन्फ्लुएंशियल जो है एक संस्था बनकर के सामने आई है। तो ये तो था ब्रिक्स के बारे में, है ना। तो ब्रिक्स को एक्सपेंशन को आपको ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा अगर हम इस समिट की बात करें, इस समिट की हम बात करें, 17th ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी जरूरी है। तो जैसे मैंने क्या कहा कि कुछ फैसलों के बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। एक फैसला यहाँ पर लिया गया है ब्रिक्स देशों के द्वारा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए, है ना। रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके एक्सपेंशन की को लेकर के जो अभी जो लास्ट में जो हमारा क्या है, जो कॉमन स्पीच आया, उसमें आप देखोगे कि साफ साफ कहा गया कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, उस पर रिफॉर्म्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश और खास करके एशिया को, अफ्रीका को और लैटिन अमेरिका के देशों को इसमें शामिल करना चाहिए। तो यूएनएससी का जो रिफॉर्म्स है वो काफी दिनों से लटका हुआ है और यहां पर ब्रिक्स ने स्ट्रांगली जो है ये मांग कर दी है कि अब इसको ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जाना चाहिए और जो ग्लोबल साउथ के देश है और खास करके एशिया, अफ्रीका और यही इन्हीं देशों से तो मिलकर के क्या बना है ग्लोबल साउथ, इनको जो है उनका हक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देना होगा। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसमें रिफॉर्म्स की भी बातें कही गई है। कहा जा रहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स की बात सुनने के लिए जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए, ताकि इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्री, ईएमडीसी बोलते हैं ना उसको, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्री की बातों को भी यहां पर रखा जाए, सुना जाए और उसके अनुसार फैसले लिए जाएं। तो ये दो जो बातें वहां पर लास्ट में आप देखोगे जो कॉमन एजेंडा सेट किया गया उसमें जो कही गई है, आउटकम जो आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और बातों पर यहां पर ध्यान दिया गया है। जैसे क्या कहा गया है कि जो लोकल करेंसी है ना, उसमें जो है ट्रेड को ये क्या करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमने पिछली बार भी देखा था, इस तरह की बात हुई थी। तो इंटीग्रेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, इसको लेकर के भी ब्रिक्स के देशों में सहमति बनी है, ठीक है।